आज के इस क्लास में हम लोग देखने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स का चैप्टर नंबर 6 जो है एक लेख और एक पत्र। इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। सबसे पहले इस पार्ट के हम लोग लेखक परिचय को जानेंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे जो है इस पूरे चैप्टर को लाइन बाय लाइन हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो मतलब ये पूरा चैप्टर आपको आज के इस क्लास में समझ में आ जाएगी, बस आपको अच्छे से देखना है। हम आपको पूरी तरीके से डिटेल में आपको यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं और कुल मिला के अगर बात करें ये चैप्टर आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से हम पढ़ाने वाले हैं, जिसमें देखिए सबसे पहले ये चैप्टर जो है ना, चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। ठीक है, ये जो है एक लेख और एक पत्र एक क्या है, एक लेख और एक पत्र जो आप देख रहे हैं ये जो है ये क्या है, ये एक निबंध है। क्या है, ये एक निबंध है। ठीक है, आपको याद रखना है कि एक लेख और एक पत्र क्या है, एक निबंध है जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, जो कि लिखा गया है किसके द्वारा, भगत सिंह के द्वारा। ठीक है, भगत सिंह जी के द्वारा ये लिखा गया है। ठीक है, भगत सिंह जी के द्वारा। इसमें पूरा जो चैप्टर है ना, एक लेख और एक पत्र, ये जो निबंध है इसको दो पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट जो है ना, पहला पार्ट है अपने पास वो है विद्यार्थी और राजनीति। ठीक है, और दूसरा पार्ट है सुखदेव के नाम पत्र। यानी इस पूरे चैप्टर को, इस पूरे निबंध को दो पार्ट में लिखा गया था, है ना। ये जो है भगत सिंह जी लिखे थे, पहला लिखे थे विद्यार्थी और राजनीति, जिसमें विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेनी चाहिए और राजनीति के प्रति क्या भूमिका होनी चाहिए ये समझाए हैं। और दूसरा सुखदेव को एक पत्र लिख रहे हैं, उस पत्र के बारे में यहाँ पे चर्चा है। ठीक है, तो यानी अपने पास ये क्या हो गया, ये अपने पास क्या हो गया, विद्यार्थी और राजनीति, ये अपने पास हो गया लेख, है ना, ये अपने पास हो गया लेख। और ये अपने पास जो है क्या हो गया, ये अपने पास हो गया क्या चीज, पत्र। ठीक है, तो इसी से चैप्टर बन के आता है कि इसी से चैप्टर बन रहा है। ठीक है, इसी से चैप्टर बनता है एक लेख और एक पत्र, है ना, वही अपने पास क्या है, निबंध है। ठीक है, ये भगत सिंह जी के द्वारा। ठीक है, एक लेख और एक पत्र। क्लियर। चलिए अब हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस पूरे जो चैप्टर है अपने पास एक लेख और एक पत्र, इसको हम लोग 2 दिन में खत्म करेंगे। ठीक है, सबसे पहला आज जो है, आज हम लोग खत्म करने वाले हैं विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। साथ ही साथ हम लोग आज लेखक परिचय को जानेंगे। क्या चीज, लेखक परिचय। ठीक है, यानी आज हम लोग यहाँ पे भगत सिंह जी के बारे में हम लोग सबसे पहले जानने वाले हैं। ठीक है, भगत सिंह जी के बारे में जानेंगे और आज हम लोग विद्यार्थी और राजनीति ये चैप्टर को खत्म करेंगे, इस लेख को खत्म करेंगे। और कल जो मिलेंगे, अगले दिन जो आएंगे, तो उसमें आपको सुखदेव के नाम पत्र को अच्छे से पढ़ा देंगे। यानी 2 क्लास में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगी। ठीक है, दोनों को अलग अलग हम पढ़ा दे रहे हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से। अब चलिए आप मन शांत करके प्रेम से बैठिए और अच्छे से यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले सारे बच्चे जितने भी स्टूडेंट हैं, आपको पता होगा चैप्टर 5 तक ऑलरेडी क्लासेस हो चुकी है। जो लोग क्लास नहीं किए होंगे तो चैप्टर 1 से जाके कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में हम लिंक दे दिए हैं। ठीक है, चलो तो हम लोग का चैप्टर का नाम है एक लेख और एक पत्र। अगर मान लेते हैं, ठीक है, आप राह में चल रहे हो, रास्ते में चल रहे हो, कोई इंसान आपसे टकराता है और पूछता है कि भैया बताओ एक लेख और एक पत्र जो है ये कौन लिखे हैं। ठीक है, तो बोलना क्या समझते हो, हमको नहीं जानते हो कि मतलब हमको ये चीज़ पता होगा, हम क्लास 12 में पढ़ते हैं। और यहाँ पे हो जाएगा क्या चीज़, एक लेख और एक पत्र के लेखक अपने पास भगत सिंह जी हो जाएंगे। ठीक है, भगत सिंह जी हो जाएंगे। उसके बाद इनका जन्म के बारे में अगर पूछेगा तो पूछना कि इतना सवाल क्यों कर रहे हो। ठीक है, 28 सितंबर 1907 को जो है भगत सिंह जी का जन्म होता है। ठीक है, वो डेट आपको याद रखना है। ऑब्वियसली अपने भगत सिंह जी के बारे में अगर आप नहीं जानते हो फिर क्या जानते हो, है ना। भगत सिंह जी का जन्म होता है 28 सितंबर 1907 को। और उनके बाद इनका शहादत जो होती है, ठीक है, इनको मतलब फांसी दी जाती है अंग्रेजों के द्वारा। तो वो कब दी जाती है, देखो 23 मार्च 1931 को शाम में 7:33 पर जो है लाहौर षड्यंत्र केस में फांसी दी गई थी। इनको फांसी अगले दिन देने वाले थे, लेकिन इसको जो है एक तरीके से फांसी दे दी, एक दिन पहले ही दे दिया गया। ठीक है, 7:33 शाम में। तो ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। इससे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके बोर्ड में जो पूछी जाती है कि भगत सिंह जी का जन्म कब हुआ था, उनका शहादत कब हुई थी, है ना, या अगर पूछा जाएगा उनको फांसी कब दी गई थी, तो आपको याद रखना है कि 23 मार्च 1931 को इनकी शहादत हुई या इनको फांसी दी गई और इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ था। ठीक है, अगर जन्म स्थान की बात करोगे तो 1907 को 28 जो है सितंबर को जन्म हुआ था, लेकिन जन्म स्थान क्या था तो वो आप याद रखिएगा, बंगा चक नंबर 105। ठीक है, चक नंबर कितना है, 105, गुरेरा ब्रांच, वर्तमान जो है लावलपुर पाकिस्तान में। ठीक है, ये कहाँ पड़ता है, ये पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है, अभी फिलहाल के, लेकिन जब ये थे, जब ये जीवित थे, ये उस समय भारत पाकिस्तान बटा हुआ नहीं था। ये तो कभी जानते भी नहीं होंगे कि पाकिस्तान नाम का भी कोई चीज़ है
है ना। मतलब ये जब होंगे उस समय पाकिस्तान नाम का कोई चीज़ ही नहीं था, है ना, देश था ही नहीं, मतलब सब तो भारत ही था, ठीक है, इंडिया ही था। ये जो है जहाँ तक ये बोलोगे अभी जो ये पाकिस्तान में हिस्सा है, ये तो ऑब्वियसली भारत का हिस्सा था, है ना, जब ये थे। तो ये तो कभी ये चीज़ जानते भी नहीं होंगे और ये चाहते भी नहीं अगर ये जीवित रहते तो, और मे भी बहुत ऐसा था होने भी नहीं देते, है ना। चलो, तो यहाँ पे ये अपने पास जन्म स्थान के बारे में हुआ कि इनका जन्म स्थान कहाँ पे, अभी पाकिस्तान में पड़ता है, लेकिन उस समय जब ये थे तो वो इंडिया का ही पार्ट था, है ना। चलो, इनका पैतृक गांव जो था, ठीक है, मतलब इनके पैतृक गांव वो कहाँ था, तो इनका पैतृक गांव था खटकर कला पंजाब, ठीक है, याद रखिएगा, बार बार बोर्ड में पूछा जाता है इनके पैतृक गांव कहाँ था, तो खटकर कला पंजाब। भगत सिंह जी के माता और पिताजी के बारे में जानो, तो भगत सिंह जी के माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह, याद रखिएगा, भगत सिंह जी के माता का नाम था विद्यावती और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। उसके बाद परिवार के बारे में जानिए। देखिए, भगत सिंह जी के बारे में आप तो जानते होंगे, है ना, बहुत जगह सुने होंगे, बहुत कुछ इनके बारे में, बहुत वीर कथाएं आप सुनी होंगी, लेकिन आज थोड़ी सी हम इनके परिवार के बारे में बात करते हैं। इनके परिवार में कौन कौन लोग हैं और क्या भगत सिंह जैसे क्रांतिकारी थे, क्या उनके परिवार में लोग रोकते थे, या भगत सिंह जी का परिवार भी क्रांतिकारी परिवार ही था, क्या हो सकता है, गेस करो। चलो आइए जानते ही है, ठीक है। संपूर्ण परिवार जो है स्वाधीनता सेनानी थे, ठीक है, मतलब संपूर्ण पूरा परिवार ही एक तरीके से ऐसे थे, है ना। और पिता और चाचा जो है अजीत सिंह जो है, ठीक है, इनके पिता जो हैं, ठीक है, और उनके जो है चाचा का नाम है अजीत सिंह जो है, ठीक है, अजीत सिंह। तो पिता और चाचा अजीत सिंह जो है लाला लाजपत राय, ठीक है, लाला लाजपत राय के सहयोगी थे, ठीक है। इनके पिता और चाचा जो है अजीत सिंह, वो जो है लाला लाजपत राय के सहयोगी थे। आपके परीक्षा में अगर पूछा जाए कि जो है भगत सिंह जी के कौन लाला लाजपत राय के जो है सहयोगी थे, तो आपको याद रखना है चाचा अजीत सिंह, ठीक है। अब चलिए, अजीत सिंह को यानी भगत सिंह के चाचा को जो है मांडले जेल में देश निकाला दिया गया था। बाद में विदेशों में जाकर मुक्ति संग्राम का जो है संचालन करने लगे, मतलब चाचा जी को भी जेल में रखा गया था। इनके छोटे चाचा सरदार स्वर्ण सिंह भी जेल गए थे, मतलब इनके एक छोटे चाचा जो थे सरदार स्वर्ण सिंह, उनको भी जेल में डाला गया था, ठीक है। और जेल की यातनाओं के कारण जो है 1910 में उनका निधन हुआ था, ठीक है, और 1910 में उनका निधन भी हो गया था, ठीक है। ये जो है इनके छोटे चाचा जो हैं सरदार स्वर्ण सिंह जो हैं, इनका निधन भी हो गया था, जेल में बहुत सारा सताया गया इसके कारण। भगत सिंह की शहादत के बाद उनके भाई कुलवीर सिंह और कुलतार सिंह को देवली कैंप जेल में रखा गया था, ठीक है। मतलब भगत सिंह की जब शहादत हो गई थी, भगत सिंह को जब फांसी दे दी गई थी, तब उसके बाद भगत सिंह जी के भाई जो है कुलवीर सिंह, भगत सिंह के भाई कौन थे, कुलवीर सिंह और जो है कुलतार सिंह, इस दोनों को कहाँ रखा गया था, देवली कैंप जेल में, ठीक है, देवली कैंप जेल में रखा गया था, जहाँ वे 1946 तक रहे, ठीक है। पिता भी अनेक बार जेल गए थे। तो मतलब ये जो है भगत सिंह जी खुद अकेले नहीं थे, बल्कि भगत सिंह जी के पूरा परिवार ही इस देश के आज़ादी में अपने आप को पूरा अपने जान न्यौछावर कर दिए। और ऐसे वीरों को हम लोग निश्चित रूप से आज हम लोग को याद करना एक सौभाग्य की बात है ना। ऑब्वियसली ये लोग जो करके गए हैं, ये हर एक लोगों को जानना चाहिए। और देखो, अब जो है भगत सिंह जी के बारे में आप जानें कि भगत सिंह जी तो ऐसे थे, ठीक है, क्रांतिकारी थे और बहुत ही वो अलग किस्म के लोग थे। और साथ ही साथ बात करें तो उनके परिवारों के बारे में जानें, उनके परिवार में कैसे कैसे लोग थे। अब थोड़ा सा भगत सिंह जी के बारे में तो आप जानते होंगे, लेकिन वो क्या पढ़े थे, कैसे पढ़े थे, कहाँ से पढ़े थे, ये नहीं पता होगा। आइए आज हम लोग वो भी चीज़ जान लेते हैं, उनका शिक्षा कैसा था, है ना। ऑब्वियसली एक्साइटमेंट होना चाहिए इन सारी चीज़ों को। भगत सिंह जी के शिक्षा के बारे में आप जान रहे हो, है ना, उस भगत सिंह जी के बारे में जिनके बारे में आज तक बस उनका नाम सुने हो, उनका तस्वीर मात्र देखे हो, आज उनके बारे में जानने को सौभाग्य मिला है, तो ऑब्वियसली इस चीज़ को इंटरेस्ट लेके पढ़ो, है ना। अभी देखो यहाँ पे शिक्षा, उनका शिक्षा के बारे में जानते हैं। तो देखो, पहले 4 साल की प्राइमरी शिक्षा अपने गांव में बंगा में किए। हर लोग करते हैं, अपना जो शुरुआती जो शिक्षा होती है अपने गांव के आसपास ही करते हैं। तो वो भी बंगा चक नंबर 105 के रहने वाले थे, है ना। तो वो बंगा में ही अपने गाँव में ही वो शिक्षा प्राप्त किए, प्राइमरी पहले 4 साल। फिर जो है लाहौर के DAV स्कूल में वर्ग 9 तक की पढ़ाई की। वर्ग 9वीं तक की पढ़ाई कहाँ पे की, लाहौर में। कहाँ पे, DAV स्कूल में। बाद में जो है नेशनल कॉलेज लाहौर से, ठीक है, नेशनल कॉलेज लाहौर से MF किया, ठीक है, MF किया। और BA के दौरान जो है, BA के दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए, ठीक है।
ये MF जो है ना, इसका फुल फॉर्म अलग अलग आता है, ठीक है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ क्लियर नहीं है कि ये क्या कर रहे थे एक्यूरेट में, ठीक है। अगर आप देखोगे FA जो कोर्स आपको मिल रहा है, ठीक है, FA कोर्स के बारे में अगर आप जानोगे, ठीक है, तो एक तो कोर्स आपका एक तरीके से फाइन आर्ट है, ठीक है। लाहौर से ये FA किए, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मतलब ये 9वीं तक वहाँ पे पढ़े और FA ये फाइन आर्ट से पढ़े होंगे, ठीक है, 11th-12th में, ठीक है, फाइन आर्ट्स लिए होंगे और तब जाके उसके बाद BA में ये पढ़ाई कर रहे थे और उसके बाद वो क्या किए कि पढ़ाई छोड़ क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए, ठीक है। फैकल्टी ऑफ आर्ट बोलो या FA बोलो, फाइन आर्ट बोलो, ठीक है। तो वो ये कर रहे थे और उसके बाद BA ये जब कर रहे थे तो उसके दौरान पढ़ाई छोड़ दी और क्रांतिकारी दल में ये शामिल हो गया, फिर ये क्रांतिकारी लोग हो गए, है ना, भगत सिंह जी। तो आप इनके बारे में जानें कि ये भी शुरुआती जो मतलब अपने लोग की तरह ही शुरुआती जो है 4 साल ये गांव में ही बंगा में भी पढ़ाई किए, उसके बाद ये DAV स्कूल में वर्ग 9 की पढ़ाई किए और फिर जो है नेशनल कॉलेज लाहौर से ये क्या किए, FA किए, मतलब फाइन आर्ट से पढ़े और फिर जो है BA के दौरान जो है पढ़ाई छोड़ दी और जो है क्रांतिकारी दल में शामिल हो गए, ठीक है। अब देखिए इनका क्या प्रभाव रहा था, ठीक है, भारत पे, इसके राजनीति पे क्या प्रभाव रहा था भगत सिंह जी का, वो अब जानते हैं, ठीक है। बचपन में करतार सिंह सराभा, ठीक है, बचपन में जो है करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के जो है आंदोलन के प्रति तीव्र आकर्षण रहा था, ठीक है। मतलब भगत सिंह जी का आकर्षण किसके प्रति रहा था, तो करतार सिंह सराभा और 1914 में गदर पार्टी के आंदोलन के प्रति इनका तीव्र आकर्षण था, बहुत ज़्यादा आकर्षण था। और सराभा की निर्भीक कुर्बानी का मन पर अस्थायी और गहरा असर था, ठीक है। सराभा जो थे, ठीक है, ये जो सराभा थे, करतार सिंह सराभा, ये जो है इतने निर्भीक थे, इनको डर ही नहीं था, है ना। इनकी कुर्बानी का जो है ना, इनकी कुर्बानी का पर जो है अस्थायी और गहरा असर था इनके मन पर, भगत सिंह जी के मन पे। 16 नवंबर 1915 को, ठीक है, 16 नवंबर 1915 को सराभा की फांसी के समय भगत सिंह की उम्र जो था, की उम्र 8 वर्ष थी, ठीक है। मतलब ये जो है करतार सिंह सराभा के प्रति ये तीव्र आकर्षण था इनके बारे में ना, ये बहुत ज़्यादा पढ़ते थे, बहुत ज़्यादा एक तरीके से मतलब अच्छे लगते थे। और वैसे ही क्या होता है कि 1915 में, मतलब ये जो है 1914 में ये सारा चीज़ हुआ, 1 साल बाद जो है सराभा को फांसी दे दी जाती है और उस समय भगत सिंह की उम्र कितनी थी, महज 8 वर्ष थी, सिर्फ 8 साल के ये भगत सिंह जी थे। वे सराभा का चित्र अपनी जेब में ही रखते थे। आपके परीक्षा में पूछा जाएगा कि भगत सिंह जी अपने जेब में किसका पिक्चर रखते थे, तो याद रखना है सराभा, इसका पूरा नाम, इनका पूरा नाम तो करतार सिंह सराभा, ठीक है। करतार सिंह सराभा का तस्वीर अपने जेब में भगत सिंह जी रखते थे, ठीक है। अब देखो भगत सिंह जी की गतिविधियां क्या क्या थी, मतलब भगत सिंह जी क्या क्या किए थे बेसिकली, अब उनके बारे में जानते हैं ना। देखो कितना अच्छा है कि मतलब हम लोग भगत सिंह जी के बारे में इतना सारा चीज़ पढ़ रहे हैं, एक तो अपना खुद जानकारी के लिए सही है ना, इंटरेस्ट भी इसमें होना चाहिए और साथ ही साथ आपका बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाता है, तो इनके बारे में निश्चित रूप से आप लोग अच्छे से जान के रहिए, है ना। गतिविधियां आप समझिए, ठीक है। 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, ये सिर्फ 8 वर्ष के थे महज जब जो है क्या हुआ था, जब फांसी दे दिया गया था सराभा को, ठीक है। और 12 वर्ष, महज 12 वर्ष के उम्र में जो है जलियांवाला बाग की मिट्टी लेकर क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की है, ठीक है। सिर्फ 12 वर्ष की उम्र में ये जो है क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत की है। और 1922 में जो है चौरा चौरी कांड के बाद जो है 15 वर्ष की उम्र में कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हुआ, ठीक है। 15 वर्ष के महज उम्र में ये इनको क्या हुआ कि कांग्रेस और महात्मा गांधी से मोहभंग हुआ, इनका नहीं बना, है ना। 1923 में जो है पढ़ाई और घर छोड़कर, ठीक है, 1923 में ये पढ़ाई वगैरह छोड़ दिए और घर छोड़कर कानपुर, ठीक है, कानपुर गणेश शंकर विद्यार्थी के पत्र प्रताप में जो है सेवाएं दी, ठीक है। ये जो है किसमें सेवा दी, प्रताप में। ये प्रताप किसका था, गणेश शंकर विद्यार्थी के जो पत्र था, ठीक है, प्रताप, उसमें ये अपनी सेवाएं दी। और फिर 1926 में क्या होता है, अपने नेतृत्व में पंजाब के जो है नौजवान भारत सभा का जो है गठन किया, ठीक है। मतलब 1926 में ये क्या किए, अपने नेतृत्व में पंजाब में जो है नौजवान भारत सभा का जो है ये गठन किया और जिसकी शाखाएं विभिन्न शहरों में स्थापित की गई। फिर उसके 2 साल बाद ही 2028 से 1928 से 1931 तक चंद्रशेखर आज़ाद के साथ मिलकर हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ का गठन किया, ठीक है। कब, 1928 से 31 के बीच। और क्रांतिकारी आंदोलन सघन रूप से छोड़ दिया, ठीक है। और 8 अप्रैल 1929 को जो है बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ जो है केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए, ठीक है। ये कब बम फेंके थे आपको याद रखना है, 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ,
ठीक है। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु के साथ केंद्रीय असेंबली में बम फेंका और गिरफ्तार हुए ये, ठीक है, भगत सिंह जी। पहली गिरफ्तारी के बारे में अगर बात करें तो भगत सिंह जी की कब हुई थी वो जानते हैं। अक्टूबर 1926 में दशहरा मेले में हुए बम विस्फोट के कारण मई 1927 में जो है हुई थी इनकी गिरफ्तारी। मतलब 1 साल पहले जो दशहरा में ये मतलब एक तरीके से बम फेंके थे और उसी जो है केस में जो है 1927 में मई के महीने में इनको जेल ले जाया गया था, ठीक है। तो ये अपने पास पहली गिरफ्तारी के बारे में हुआ इनका। अब इनकी कुछ कुछ कृतियाँ हैं, ठीक है। अब देखो भगत सिंह जी बहुत कम उम्र जीवित रहे थे, है ना। भगत सिंह जी बहुत कम ही उम्र जीवित रहे, लेकिन जो उम्र वो जिए, है ना, जो उम्र वो जी के गए, ठीक है, वो उस उम्र में वो कई सारी कृतियों को रच के गए हैं, ठीक है। अब चलिए उसको जानते हैं कि ये जो है कौन कौन सी कृतियाँ लिखे हैं, ठीक है। देखो, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, ठीक है, पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या जो है हिंदी में लिखे थे 1924 में, ठीक है। उसके बाद देखो, विश्व प्रेम कलकत्ता के मतवाला में 1924 में प्रकाशित हिंदी लेख है, ठीक है। तो यानी ये पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या लिखे, उसके बाद विश्व प्रेम लिखे, और फिर लिखे थे युवक, ठीक है, और फिर लिखे थे मैं नास्तिक क्यों हूँ, और फिर लिखे थे अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांतिकारी का आदर्श आदि अनेक लेख, टिप्पणियां एवं पत्र जो है अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित हुए, ठीक है। अब देखो इतनी कम उम्र में ये कितने सारे रचनाएं लिखे। पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या, विश्व प्रेम, उसके बाद है युवक, उसके बाद है मैं नास्तिक क्यों हूँ, अछूत समस्या, विद्यार्थी और राजनीति, सत्याग्रह और हड़तालें, बम का दर्शन, भारतीय क्रांति का आदर्श। ये इतने सारे जो हैं अनेक लेख लिखे, अनेक टिप्पणियाँ लिखें, पत्र लिखें, ठीक है, जो अलग अलग प्रकाशकों द्वारा भगत सिंह के दस्तावेज के रूप में प्रकाशित किए गए, है ना। तो ये हुई इनके कुछ कृतियों के बारे में। अब लास्ट का कुछ एक दो और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मात्र देख लीजिए। सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक, ठीक है, सचिंद्र नाथ सान्याल की पुस्तक बंदी जीवन, ठीक है, बंदी जीवन और डॉन विन की जो है आत्मकथा, डॉन विन की आत्मकथा का अनुवाद ये किए, ठीक है। सचिंद्र नाथ सान्याल का जो पुस्तक है बंदी जीवन, इसका जो है अनुवाद कौन किया? तो भगत सिंह जी। जेल डायरी भी लिखी, ठीक है, और निम्नांकित जो है 4 पुस्तकें भगत सिंह के द्वारा लिखी बताई जाती है जो अप्राप्य हैं। ऐसे 4 पुस्तक हैं जिसके बारे में बताया जाता है कि ये 4 पुस्तक भगत सिंह जी ही लिखे हैं, लेकिन वो अभी तक मिला नहीं है, आज तक किसी को नहीं मिला, अप्राप्य है, ठीक है। वो पुस्तक कौन कौन सी है? वो है समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का जो है इतिहास, और चौथा जो है मौत के दरवाजे। 4 पुस्तक जो इनके अप्राप्य माने जाते हैं वो है समाजवाद का आदर्श, आत्मकथा, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन का इतिहास, और चौथा है मौत के दरवाजे पर, ठीक है। तो ये अपने पास 4 जो है कुछ पुस्तकें हैं, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अभी चलिए यहाँ पे ये हो गया भगत सिंह जी के बारे में, भगत सिंह जी के पूरे जो है आप उनके बारे में जाने, लेखक परिचय को जाने। अपने जो है चैप्टर है एक लेख और एक पत्र, इस पार्ट के जो है अपने पास लेखक परिचय के बारे में आप बहुत अच्छे से जान चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं विद्यार्थी और राजनीति। ये जो है अपने पास लेख, इस लेख को अच्छे से हम लोग जानते हैं और समझते हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे, बस मन लगा के बैठिए, प्रेम से यहाँ पे समझना अब शुरू करिए। तो चलिए अब हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी और राजनीति भगत सिंह जी के द्वारा लिखा गया एक लेख है, इसको हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। यानी अपने पास एक लेख और एक पत्र जो निबंध है, उसका एक पहला पार्ट है अपने पास विद्यार्थी और राजनीति, और दूसरा पार्ट है सुखदेव के नाम पत्र। तो आज हम लोग यहाँ पे विद्यार्थी और राजनीति जो पहला पार्ट है इसको अच्छे से कंप्लीट करते हैं, इस लेख को अच्छे से समझते हैं, और बहुत ही अच्छे से आपकी बुक की लाइन को एक एक करके हम आपको बताएंगे। और जैसे कि आप देख रहे होंगे, आपके पास अगर ये आपके पास बुक होगा दिगंत भाग 2, है ना, दिगंत भाग 2, तो इस पुस्तक में आपको एक चैप्टर होगा, है ना, इस पुस्तक में चैप्टर होगा ऐसे एक लेख और एक पत्र। आई थिंक आपको दिख रहा होगा या नहीं, तो इसमें बहुत छोटा छोटा है जो कि हम आपको यहाँ पे दिखा नहीं पाते। इसके लिए हम क्या किए, यही सारा चीज़ को यहाँ पे लिख दिए हैं, मतलब बुक के लाइन ही है। मतलब आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें सेम यही लाइन लिखा हुआ है, बस उसी को बड़ा बड़ा करके लिख दिए ताकि आपको समझाने में अच्छा रहे और आपको समझ में भी आ जाए ये सारा चीज़। तो अब चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले देखना शुरू करिए, और इसमें यहाँ पे क्या बोला जा रहा है विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। देखिए, समझिए इसको। इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा ना ले। ठीक है, ये देखो, ये इसका नाम क्या है, विद्यार्थी और राजनीति।
ठीक है, विद्यार्थी को राजनीति से क्या संबंध रखनी चाहिए उसके बारे में बात किया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे आज नेता हैं, वो उनके समय का बात किया जा रहा है, भगत सिंह जी के समय का, कि भगत सिंह जी के समय ऐसे सारे नेता थे जो मतलब विद्यार्थियों को राजनीति में भाग लेने से रोक रहे थे। ठीक है, तो उन्हीं के ऊपर मतलब एक तरीके से ये लिखा गया था, विद्यार्थी के नाम एक लेख। ठीक है, तो विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। अब देखो यहाँ पे हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं और इसको अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। देखिए इसमें क्या बोला गया है, इस बात का बड़ा भारी शोर सुना जा रहा है कि पढ़ने वाले नौजवान विद्यार्थी राजनीति या पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा ना ले। मतलब भगत सिंह जी बोलते हैं, क्या बात है, इस बात का बड़ा शोर आजकल सुनाई दे रहा है कि मतलब जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, यानी जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ने वाले हैं, वो सब राजनीति में भाग ना ले, मतलब उन सबको राजनीति में भाग लेना ही नहीं लेना है, ऐसा आजकल बड़ा शोर सुनाई दे रहा है। ठीक है, और आगे यहाँ पे बताते हैं, पंजाब सरकार की राय बिल्कुल ही न्यारी है। और पंजाब सरकार की बात तो एकदम गजब का न्यारी है भाई। मतलब विद्यार्थी से कॉलेज में दाखिला होने से पहले इस आशय की शर्त पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं कि वे पॉलिटिक्स कामों में हिस्सा ना लेंगे। ठीक है, ये जो पंजाब सरकार है, इसकी तो एकदम बिल्कुल, इनका जो विचार है, इनका जो राय है, वो एकदम गजब ही न्यारी है। मतलब अलग ही लेवल पे ये चलते हैं, ये ऐसे करके लिखते हैं। ठीक है, और ये लिखते हैं कि स्टूडेंट जो विद्यार्थी होते हैं वो कॉलेज में दाखिला लेने से पहले उनको हस्ताक्षर करवाया जाता है कि वो पॉलिटिकल कामों में हिस्सा ना लेंगे, है ना, पॉलिटिकल कामों में कोई भी भागीदारी नहीं लेंगे। इसके लिए पहले उनको एग्रीमेंट पे साइन करवा लिया जाता है, दस्तावेज पे पहले ही सिग्नेचर करवा लिया जाता है कि अगर एडमिशन लेना है तो आपको राजनीति में भाग नहीं लेना होगा, है ना, ऐसा पहले ही एडमिशन के समय ही हस्ताक्षर करवा लिया जाता है। आगे हमारा दुर्भाग्य कि लोगों की ओर से चुना हुआ जो मनोहर है, ठीक है, ये जो मनोहर है, जो एक तरीके से बोल सकते कि शिक्षा मंत्री था, ठीक है, जो अब शिक्षा मंत्री है, स्कूल कॉलेज के जो है नाम एक सर्कुलर या परिचय भेजता है कि कोई पढ़ने या पढ़ाने वाला। ठीक है, ये जो है मनोहर एक शिक्षा मंत्री जो है, ठीक है, वो क्या करता है, एक सर्कुलर जारी करता है, एक तरीके से ये एक क्या करता है, नोटिस जारी करता है कि पढ़ने या पढ़ाने वाला, यानी पढ़ने वाला यानी विद्यार्थी और पढ़ाने वाला यानी शिक्षक पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। ठीक है, कि जो भी पढ़ने और पढ़ाने वाले लोग हैं वो सब पॉलिटिक्स में हिस्सा ना ले। कुछ दिन हुए जब लाहौर में स्टूडेंट यूनियन या विद्यार्थी सभा की ओर से विद्यार्थी सप्ताह मनाया जा रहा था, वहां भी सर अब्दुल कादर और जो है प्रोफेसर ईश्वर चंद्र नंदा ने इस बात पर जोर दिया कि विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में हिस्सा नहीं लेना चाहिए, है ना, यानी अलग अलग जितने भी नेता लोग हैं वो सभी लोग ये सोच रहे हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए, है ना। ऑब्वियसली देश उस समय गुलाम था और जो है राजनीति एकदम परम सीमा पे थी जब भगत सिंह जी वगैरह थे, और उस समय मतलब एकदम अंतिम छोर था जब उस समय बार बार युद्ध अंग्रेज के साथ लड़ाई होती थी, भारतीय सेनाओं के साथ, भारतीय लोगों के साथ जो है लड़ाई होती थी। तो उसी में ये सब अक्सर लोग बोलते हैं कि जो भी विद्यार्थी है, जो भी पढ़ने वाले लोग हैं, वो सबको इनसे मतलब नहीं रखना है, एकदम राजनीति से दूर रहना है, खुद को, विद्यार्थी को अपने आप को राजनीति से दूर करके रखना है। ठीक है, तो भगत सिंह जी कहते हैं आजकल इसी बात का बड़ा शोर सुनाई दे रहा है कि मतलब जितने भी पढ़ने वाले लोग हैं उन सबको तो राजनीति में भाग ही नहीं लेना है। गजब का आजकल शोर सुनाई दे रहा है, चल क्या रहा है भाई। देखो आगे यहाँ पे बोलते हैं, पंजाब को राजनीतिक जीवन में सबसे पिछड़ा हुआ कहा जाता है। आज ये जो पंजाब है आपको पता होगा, पैतृक गांव भी था इनका, खटकर कला पंजाब, है ना। तो पंजाब के बारे में ये बोलते हैं कि पंजाब को जो है ना राजनीतिक मामलों में, ठीक है, राजनीतिक विचारों में अगर बात करोगे तो इनको बड़ा ही पिछड़ा हुआ राज्य माना जाता है, कि मतलब पंजाब बहुत ही राजनीति में बहुत पीछे है। ठीक है, इसका क्या कारण है, इसका कोई रीजन तो है ना, इसका क्या कारण है, क्या पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं? इसका कारण स्पष्ट है। ठीक है, ये बोलते हैं कि पंजाब को राजनीति में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, तो इसका क्या कारण है, पंजाब ने बलिदान कम दिए हैं, ऐसा है? पंजाब जो अगर बात करेंगे कि आज़ादी में वो बलिदान कम दिए हैं, नहीं ना। तो इसका कारण स्पष्ट है कि हमारे जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। मतलब ये बोलते हैं, किसको बुद्धू बोलते हैं, जो भी शिक्षा विभाग के जो भी अधिकारी लोग हैं वो लोग बिल्कुल ही बुद्धू हैं। आज पंजाब काउंसिल की जो है कार्रवाई पढ़कर इस बात का अच्छी तरह पता चलता है कि इसका कारण यह है कि हमारी शिक्षा जो है निकम्मी होती है, हमारी शिक्षा निकम्मी होती है और फिजूल होती है, और विद्यार्थी जो है विद्यार्थी युवा जगत अपने देश की जो है बातों में कोई हिस्सा नहीं लेता, उन्हें इस संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं होता। जब वे पढ़ कर निकलते हैं तब जो है उनमें से कुछ ही आगे पढ़ते हैं, लेकिन जो है वे ऐसी कच्ची कच्ची बातें करते हैं जिसे सुनकर स्वयं ही अफसोस कर बैठ जाने के अलावा जो है के सिवाय कोई चारा नहीं होता।
यहाँ पे ये कहते हैं भगत सिंह जी कि आज विद्यार्थी को राजनीति से अलग कर दिया जाता है, और जब भी विद्यार्थी अगर कॉलेज वगैरह से पढ़ के, अपना युवा पीढ़ी में जब वो रहते हैं, कॉलेज वगैरह पढ़ के अगर उससे बाहर निकलते हैं, और तब जब जो है, तब जो अगर वो अगर कुछ भी बात बोलते हैं तो उनका बात ऐसे मतलब लगता है, ठीक है, ऐसी कच्ची कच्ची बातें वो लोग करते हैं जैसे मतलब उनको खुद ही अफसोस होने लगता है इन सारे बातों को सुनकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जिन नौजवानों को कल जो है देश की बागडोर हाथ में लेनी है, मतलब आज के युवा लोग जो हैं उन्हीं के हाथ में देश का बागडोर जाने वाला है। यानी जिस युवाओं को की जो है देश की बागडोर हाथ में लेनी है, उन्हें आज ही अक्ल के अंधे की जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। इससे जो परिणाम निकलेगा वह खुद ही समझ लेना चाहिए। यह हम मानते हैं कि विद्यार्थियों का जो है मुख्य काम पढ़ाई करना है। भगत सिंह जी बोलते हैं कि हम भी मानते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य काम पढ़ाई करना है, उन्हें अपना पूरा ध्यान उस और लगा देनी चाहिए, है ना, पढ़ाई पर विद्यार्थी को अपना पूरा ध्यान लगा देनी चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या देश की परिस्थितियों का ज्ञान और उनके सुधार के उपाय सोचने की योग्यता पैदा करना उस शिक्षा में शामिल नहीं? ठीक है, कहते हैं भगत सिंह जी, हाँ बिल्कुल हम मानते हैं कि विद्यार्थियों को पढ़ाई करना चाहिए और उनको पढ़ाई में ही एक तरीके से अपना पूरा एक तरीके से ध्यान लगा देनी चाहिए। लेकिन क्या देश की स्थिति के बारे में सोचना और उसकी समस्याओं का सुधार का उपाय सोचना क्या शिक्षा का काम नहीं है? और यदि नहीं तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं। ये भगत सिंह जी कहते हैं अगर ऐसा नहीं है तो हम उस शिक्षा को भी निकम्मी समझते हैं जो सिर्फ क्लर्की नौकरी के लिए, ठीक है, क्लर्की करने के लिए, यानी नौकरी करने के लिए, किसी का जो है क्लर्की करने के लिए ही हासिल की जाए, तो ऐसी शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? ठीक है, ऐसे शिक्षा की ज़रूरत ही क्या है? कुछ ज़्यादा चालाक आदमी यह कहते हैं और ये कहते हैं कि अब देखो, कुछ लोग तो आते हैं कि डायरेक्टली विरोध करते हैं कि नहीं, राजनीति में भाग नहीं लेनी चाहिए विद्यार्थी को, लेकिन कुछ ज़्यादा चालाक लोग हैं, है ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग, एकदम लीजेंड अपने आप को समझते हैं वो लोग। अब देखो क्या बोलते हैं, देखो काका तुम पॉलिटिक्स में जो है ना, पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो, है ना। कुछ लीजेंड लोग एक तरीके से बहुत ही एकदम अपने आप को सोचते हैं बहुत हम बड़े लोग हैं, वो सब क्या सोचते हैं, बहुत ही चालाक लोग, वो लोग क्या सोचते हैं, देखो काका तुम पॉलिटिक्स में जो है ना, पॉलिटिक्स के अनुसार पढ़ो और सोचो जरूर, लेकिन कोई व्यवहारिक हिस्सा ना लो। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए जो है फायदेमंद साबित होगे, है ना। तो यहाँ पे कुछ जो है ना बड़े बुद्धिजीवी लोग वगैरह हैं, बहुत ही चालाक लोग, वो सब कहते हैं, विद्यार्थियों से निवेदन करते हैं कि देखो तुम पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ो, है ना, उसको समझो, उसको जानो, लेकिन तुम व्यवहारिक कोई भी भाग ना लो, है ना, व्यवहारिक हिस्सा मत लो पॉलिटिक्स में। तुम अधिक योग्य होकर देश के लिए फायदेमंद साबित होगे। तो यहाँ पे भगत सिंह जी कहते हैं बात तो बड़ी सुंदर लगती है, लेकिन हम इसे विरोध करते हैं, इनकी बातों को विरोध करते हैं, क्योंकि यह भी सिर्फ ऊपरी बात है। इस बात से यह स्पष्ट हो जाता है कि एक दिन विद्यार्थी एक पुस्तक, इस बात से स्पष्ट होती है यह बात कि एक दिन एक विद्यार्थी था, ठीक है, जो कि एक पुस्तक पढ़ रहा था। वो पुस्तक का नाम था अपील टू द यंग प्रिंस क्रॉम्पटिकन, ठीक है, क्रॉम्पटिकिन, ठीक है, अपील टू द यंग प्रिंस क्रॉम्पटिकिन पढ़ रहा था। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे यह कौन सी पुस्तक है, ठीक है, एक कॉलेज में एक लड़का जो था वो पढ़ रहा था अपील टू द यंग, ये जो है क्रॉम्पटिकिन, ये पुस्तक पढ़ रहा था। तो प्रोफेसर आते हैं उस कॉलेज के, ठीक है, पूछते हैं कि ये कौन सी पुस्तक है, और यह तो किसी बंगाली का नाम जान पड़ता है ना, प्रिंस क्रॉम्पटिकिन, ये जो है क्रॉम्पटिकिन को एक बंगाली का नाम जान पड़ता है, ऐसा बोला वो प्रोफेसर। लड़का बोल पड़ा, ठीक है, प्रिंस क्रॉम्पटिकिन का नाम बड़ा प्रसिद्ध है, वे अर्थशास्त्र के विद्वान है ना, ये जो प्रिंस क्रॉम्पटिकिन है ये अर्थशास्त्र के विद्वान है, और इसका नाम से परिचित होना प्रत्येक प्रोफेसर के लिए बड़ा जरूरी था। प्रोफेसर की योग्यता पर लड़का भी हंस पड़ा, है ना, वो लड़का जो किताब पढ़ रहा था, प्रोफेसर आते हैं पूछते हैं अरे ये कौन सा किताब है, ऐसा लग रहा है ये बंगाली किताब है, ठीक है। तो लड़का बोलता है कि ये जो है बड़ा ही प्रिंस क्रॉम्पटिकिन जो है बड़ा ही प्रसिद्ध जो है बड़ा प्रसिद्ध विद्वान है, अर्थशास्त्र के विद्वान है, तो हर प्रोफेसर का काम होना चाहिए कि इसके बारे में जानना चाहिए, इनके बारे में। तो प्रोफेसर ने ये जो है क्या करता है, ये लड़का ने प्रोफेसर की योग्यता पर हंस पड़ा, और उसने फिर कहा, लड़का ने बोला, हंस पड़ा और बोला कि ये रूसी सज्जन थे। बस उसके बाद क्या होता है, बस रूसी कहकर टूट पड़ा। मतलब जैसे ही लड़का बोला रूसी जो है सज्जन थे, तो बस उसके बाद क्या होता है, रूसी कहकर टूट पड़ा। प्रोफेसर ने कहा कि तुम बोल्शेविक हो, क्योंकि तुम पॉलिटिक्स पुस्तकें पढ़ते हो, है ना, तुम रूसी जो है पुस्तकें पढ़ते हो, रूसी लेखकों के पुस्तक पढ़ते हो, तुम बोल्शेविक हो, है ना।
तुम पॉलिटिक्स की पुस्तक पढ़ते हो, तो ये जो है ये बात तो बोलिए ही मत कि विद्यार्थी को एक तरीके से, कुछ जो बहुत बड़े चालाक लोग हैं बोलते हैं कि विद्यार्थी को अपना ध्यान पढ़ाई में लगाना चाहिए, वो एक्चुअली में कुछ बड़े बुद्धिजीवी लोग जो हैं, चालाक लोग जो बोलते हैं एक तरीके से कि पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ो, पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग पढ़ो, ठीक है, और उसमें कोई भी व्यवहारिक हिस्सा मत लो, है ना। बड़े बुद्धिजीवी लोग जो बोलते हैं तो बोलते हैं ये बात तो बिल्कुल अब फॉल्स ही, ये इस बात पे मतलब कुछ ज़्यादा जोर ही नहीं देते हैं, ये तो बात वैसे भी बेकार है, और उसके लिए वो उदाहरण भी देते हैं कि प्रोफेसर किस तरीके से बोल रहे हैं, ठीक है। देखिए आप प्रोफेसर की योग्यता, अब उन बेचारे विद्यार्थी को उनसे क्या सीखना है, ऐसी स्थिति में वे नौजवान क्या सीख सकते हैं बताइए। दूसरी बात यह है कि व्यवहारिक राजनीति क्या होती है, जो बोलते हैं कि व्यवहारिक राजनीति में भाग नहीं लेनी चाहिए विद्यार्थी को। तो बात करते हैं व्यवहारिक राजनीति होती क्या है, ठीक है। ये जो है भगत सिंह जी बोलते हैं, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना तो हुई व्यवहारिक राजनीति, पर कमीशन या वायसराय का जो है स्वागत करना क्या हुआ, क्या वो पॉलिटिक्स का दूसरा पहलू नहीं। सरकारों और देशों के प्रबंध के संबंधित कोई भी बात पॉलिटिक्स के जो है मैदान में ही गिनी जाएगी, तो फिर यह भी पॉलिटिक्स ही हुई ना, हुई कि नहीं। कहा जाएगा कि इससे सरकार खुश होती है और दूसरे से नाराज, फिर तो सवाल तो सरकार की खुशी और नाराजगी के लिए होती है ना। क्या हुआ, क्या विद्यार्थी को जन्मते ही खुशामद का पाठ पढ़ाया जाना चाहिए, क्या विद्यार्थी को जन्मते ही, जब वो पैदा ही लिया उसी समय उसको खुशामद का पाठ पढ़ाना चाहिए। हम जो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं, हम वो समझते हैं कि जब तक हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं बल्कि पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस तरह कहें कि विद्यार्थी को वफादारी का पाठ पढ़ें, ठीक है, कहे कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े, है ना। जब तक हम जानते हैं कि जो है हिंदुस्तान में विदेशी डाकू नहीं बल्कि पशु हैं, पेट के गुलाम हैं, तो हम किस प्रकार से कहें कि विद्यार्थी वफादारी का पाठ पढ़े, है ना। सभी मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है, सभी लोग जानते हैं, हर कोई जो विरोध करते हैं जो कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग नहीं लेना चाहिए वो भी जानते हैं, है ना, और जो तो समझते हैं कि विद्यार्थी को राजनीति में भाग लेना चाहिए वो दोनों, है ना, दोनों जानते हैं कि सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश को अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे, है ना। ये बोलते हैं कि अभी देश को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो कि तन मन धन देश पर अर्पित कर दे और पागलों की तरह सारी उम्र देश की आज़ादी के लिए न्यौछावर कर दे। लेकिन क्या बूढ़ों में ऐसा आदमी मिल सकेगा? अब बताइए, ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अभी देश गुलाम है, अंग्रेज़ यहाँ के अंग्रेज़ लुटेरे नहीं है बल्कि एक तरीके से पशु हैं, है ना, जानवर की तरह व्यवहार करते हैं, अपने पेट के गुलाम है वो लोग। और तब हम लोग कैसे विद्यार्थी को एक तरीके से हम लोग बोले, ठीक है, ईमानदारी का पाठ पढ़ो, वफादारी का पाठ पढ़ो, कैसे बोल लें? भगत सिंह जी कहते हैं। और सब कोई जानते हैं कि आज इस देश को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो कि अपना तन मन धन अपने देश पे अर्पित कर दे और ज़रूरत पड़े तो अपने प्राण भी न्यौछावर इस देश पे कर दे। लेकिन क्या बूढ़े में ऐसे आदमी मिल सकेंगे? क्या बूढ़े लोग ऐसे बूढ़े लोग की ज़रूरत है अभी देश में आज़ादी के लिए? नहीं ना। क्या परिवार और दुनियादारी के झंझटों में फंसे सयाने लोगों में से ऐसे लोग निकल सकेंगे जिनका विवाह वगैरह हो गया है, बच्चा वगैरह है? तो नहीं, वो सब नहीं निकल सकेंगे, वो सब अलग ही मोह माया में होंगे। यह तो वही नौजवान निकल सकते हैं जो कहीं किन्हीं जंजालों में ना फंसे हो। और जंजालों में पड़ने से पहले विद्यार्थी या नौजवान तभी सोच सकते हैं यदि उन्होंने कुछ व्यवहारिक ज्ञान भी हासिल किया हो, ठीक है। सिर्फ गणित और ज्योग्राफी का जो है का ही परीक्षा के पर्चों के लिए घोंटा ना लगाया हो, तभी वो एक तरीके से वो देश के बारे में सोच सकता है। अगर वो थोड़ा सा व्यवहारिक राजनीति में भाग लेता है तभी जाके उससे ये पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। आगे देखो, क्या इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी का जो है कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ जो है लड़ने के लिए निकल पड़ना पॉलिटिक्स नहीं थी? तब हमारे जो है उपदेशक कहाँ थे जो उन्हें कहते जाओ जाकर शिक्षा हासिल करो, ठीक है। मतलब आज ये बोलते हैं कि जब इंग्लैंड के सभी विद्यार्थी का कॉलेज जो है, सभी विद्यार्थियों का कॉलेज छोड़कर जर्मनी के खिलाफ जो है लड़ने के लिए निकल पड़ना, ठीक है, इंग्लैंड के सारे लोग जो जर्मनी के खिलाफ लड़ने के लिए निकल पड़े तो वो पॉलिटिक्स नहीं थी। तब हमारे जो है उपदेशक कहाँ थे, ये जो उनसे जाके कहते थोड़ा सा कि जाकर शिक्षा हासिल करो, है ना। आज जो है नेशनल कॉलेज अहमदाबाद के जो लड़के सत्याग्रह में बारदोली वालों की सहायता कर रहे हैं, क्या वे ऐसे ही मूर्ख रह जाएंगे? सभी देशों को आज़ाद करवाने वाले वहाँ के विद्यार्थी और नौजवान ही हुआ करते हैं। भगत सिंह जी बोलते हैं सभी देश को आज़ाद करवाने वाले वहाँ उस देश के कौन होते हैं? विद्यार्थी और नौजवान ही
नौजवान ही हुआ करते हैं। क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रह कर, ठीक है, क्या हिंदुस्तान के नौजवान अलग अलग रहकर अपना और अपने देश का जो है अस्तित्व बचा पाएंगे? नौजवान 1919 में विद्यार्थी पर किए अत्याचार, 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था जिसमें 79 लोगों पर जो है गोलियां चलाई गई थी, क्या उस जो है अत्याचार को भूल सकेंगे? भूल सकते हैं? वे यह भी समझते हैं कि उन्हें एक भारी जो है क्रांति की जरूरत है। वे पढ़ें, हाँ विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, वे पढ़ें, ठीक है, जरूर पढ़ें, साथ ही पॉलिटिक्स का भी ज्ञान हासिल करें। भगत सिंह जी कहते हैं कि बिल्कुल विद्यार्थी का काम है पढ़ना, वो बिल्कुल पढ़े, जरूर पढ़े, है ना, लेकिन साथ ही साथ उनका जो है क्या काम है, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का जो है, साथ ही साथ पॉलिटिक्स का, ठीक है, ज्ञान हासिल करें और जब जरूरत हो तो मैदान में कूद पड़े और अपना जो है जीवन इसी काम में लगा दे, अपने प्राणों को इसी में उत्सर्ग कर दे, अपने आप को, अपने प्राणों को इसी में लगा दे, एकदम झोंक दे, है ना, वरन बचने का कोई उपाय नजर नहीं आता। आज देश में, अपने देश में अंग्रेज जो हैं वो एक तरीके से लुटेरे नहीं हैं, बल्कि वो पशु हैं, एक तरीके से वो जानवर हैं, पेटों के गुलाम है ना। तो ऐसे जगह पे एक तरीके से वफादारी का पाठ पढ़ाना सही नहीं है और इस देश को इस समय ऐसे नौजवानों की ज़रूरत है जो अपना तन मन धन इस देश पे अर्पित कर दे और पागलों की तरह अपना जरूरत पड़ने पर प्राण भी न्यौछावर कर दे, ठीक है। तो ये अपने पास हुआ क्या चीज़, विद्यार्थी और राजनीति, है ना। विद्यार्थी को राजनीति से दूर रखा जा रहा है, उस संबंध में यहाँ पे बात किए हैं। बहुत सारे आज राजनेता ऐसे हैं जो कि विद्यार्थी को राजनीति से दूर रखते हैं, जबकि आज ऐसे विद्यार्थियों की जरूरत है, ऐसे नौजवानों की जरूरत है जो अपना तन मन धन इस देश पे अर्पित कर दे, है ना, और जरूरत पड़े तो अपने प्राण भी न्यौछावर कर दे। ऐसे देश सेवकों की अभी जरूरत है। तो ऐसे देश सेवक जो है बूढ़े व्यक्ति या फिर अपने पारिवारिक जंजालों में न फंसे हुए, पारिवारिक जंजालों में फंसे हुए व्यक्ति कभी नहीं कर सकते, बल्कि एक विद्यार्थी, एक नौजवान ही कर सकते हैं। किसी भी देश को आज़ाद करवाने में विद्यार्थी और नवयुवकों का ही हाथ हुआ करता है ना। तो यहाँ पे ये बताए हैं विद्यार्थी और राजनीति के बारे में। और आज बेसिकली हम लोग एक लेख और एक पत्र के पहला जो भाग था एक तरीके से विद्यार्थी और राजनीति, इसको पढ़ लिए। अगले क्लास में हम लोग सुखदेव के नाम पत्र जो है, यानी भगत सिंह जी सुखदेव को एक पत्र लिखते हैं, ठीक है, उस पत्र के बारे में यहाँ पे है और उस पत्र में क्या क्या लिखते हैं, बहुत कुछ जानने को मिलेगा भगत सिंह जी के बारे में, सुखदेव जी के बारे में भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और ये खास करके कोई भी पत्र लिखता है तो उसमें अपना कुछ भी पर्सनल सारा चीज़ रहता है, तो एक तरीके से भगत सिंह जी के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा और आई थिंक आप लोग को मज़ा आएगा इस चैप्टर को भी पढ़ के, ठीक है। तो बेसिकली ये एक तरीके से बोला जाए तो पत्र ही है, ठीक है। चलो, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही रखते हैं। आई होप सो कि आपको यहाँ पे विद्यार्थी और राजनीति ये समझ में आ चुका होगा। अब आप लोग को क्या करना है, आराम से अच्छे से क्लास करनी है और पीछे का क्लास अगर आपका छूट चुका है ना, उसको देख लीजिएगा। साथ ही साथ आप अपने एजुकेशन बाबा ऐप से अपना ऑनलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना इस नंबर पर कॉल कर लीजिए या फिर एजुकेशन बाबा ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिएगा, आप वहाँ से आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। एजुकेशन बाबा ऐप आप डायरेक्टली प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और आपको कोर्स मिल जाएगा और अपने अब पूरा पढ़ाई क्लास 12 का, क्लास 11 का अपने घर बैठे कर सकते हैं और अपने मोबाइल ऐप पे कर सकते हैं, है ना। और फुल डेप्थ में अच्छे से सारे टीचर्स पढ़ाएंगे। अब आप हमें ये बताइएगा कि यहाँ पे ये जो पूरा चैप्टर आपको पढ़ाए हैं, ठीक है, ये जो चैप्टर आपको पढ़ाए हैं एक लेख और एक पत्र, क्या आपको समझ में आया? वास्तविक में जो चीज़ यहाँ पे बताया गया वो चीज़ हम अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएँ आप लोग को? ऑब्वियसली हमें तो लग रहा है कि आई थिंक बहुत अच्छे से डिलीवर कर पाए हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया, ये आप हमें नीचे कमेंट करके बताइएगा। और सभी जितने भी लोग नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, है ना, तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोज़ लगातार आपको रिकमेंड करते रहे, मिलते रहे, है ना। तो चलिए आज के इस क्लास में बस इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।